इकाई 7 पत्र लेखन औपचारिक। प्रश्न नंबर 1, पत्र लेखन का प्रयोजन यानी मकसद क्या है? उत्तर, पत्र लिखने वाला व्यक्ति पूरी तरह से पत्र से जुड़ा होता है। पत्र के माध्यम से हम अपना संदेश या अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र पढ़ने वाला पत्र को लिखने वाले के व्यक्तित्व और विचारों को जान जाता है। प्रश्न नंबर 2, औपचारिक पत्र क्या होता है? इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए। उत्तर, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, औपचारिक अर्थात औपचारिकता प्रकट करना। ये पत्र अनजान व्यक्तियों को या उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा निजी संबंध नहीं होता है। इसकी भाषा सरल, शिष्ट और सहज होती है। बड़े बड़े जटिल वाक्य या कठिन शब्द नहीं होते हैं। औपचारिक पत्र को कई श्रेणियों या प्रकारों में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला प्रकार है आवेदन पत्र। आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र वे पत्र होते हैं जिनमें लिखने वाला व्यक्ति पत्र को प्राप्त करने वाले व्यक्ति से प्रार्थना करता है। उदाहरण के लिए, निजी नौकरी, किसी नौकरी के पद को प्राप्त करने के लिए हम उच्च अधिकारी को पत्र लिखते हैं। दूसरा प्रकार है संपादक के नाम पत्र। किसी सार्वजनिक समस्या के समाधान के लिए या किसी विषय पर प्रशासन या सरकार का ध्यान खींचने के लिए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखा जाता है। इसके माध्यम से समस्या सार्वजनिक होकर लोगों तक पहुंचती है और प्रशासन उसके समाधान के लिए कदम उठाता है। तीसरा है व्यावसायिक पत्र। कार्यालयों में एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को पत्र लिखे जाते हैं। ये पत्र व्यावसायिक कारणों से लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, विक्रेता के द्वारा ग्राहकों को लिखे जाने वाले पत्र। अब बढ़ रहे हैं हम अपनी अगली इकाई की तरफ। इकाई 8, संचार के लिए लेखन। प्रश्न नंबर 1, जनसंचार के माध्यम किसे कहते हैं? इसके प्रकार की चर्चा कीजिए। उत्तर, संचार का अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, लेकिन जब हम जनसंचार के माध्यमों की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है एक बात या संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। उदाहरण के लिए, समाचार पत्र में छपे समाचार कई स्थानों तक पहुंचते हैं। इस प्रकार समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, इंटरनेट आदि जनसंचार के माध्यम हैं। जनसंचार के माध्यमों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा जा सकता है, या यूं कहें कि इसके 3 प्रमुख प्रकार हैं। पहला प्रकार है मुद्रित माध्यम। समाचार पत्र और पत्रिकाएं जनसंचार के मुद्रित माध्यम हैं। मुद्रण यानी छापा जाना लिखित सामग्री को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। इनमें समाचार के अलावा लेख, निबंध, कहानी, कविता, फीचर आदि कई विधाओं की रचनाएं छपती हैं। दूसरा प्रकार है श्रव्य माध्यम। श्रव्य माध्यम अर्थात जनसंचार के वे माध्यम जिन्हें केवल सुना जा सकता है। उदाहरण, रेडियो। रेडियो के आविष्कार के बाद आवाज़ को ध्वनि तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना संभव हुआ। रेडियो पर न केवल समाचार बल्कि वार्ता, साक्षात्कार, संगीत, नाटक आदि सामग्री का भी प्रसारण होता है। तीसरा प्रकार है दृश्य माध्यम। दृश्य माध्यम जनसंचार के वे सभी माध्यम हैं जिन्हें हम देखते हैं। टीवी और सिनेमा जनसंचार के लोकप्रिय और पुराने माध्यम हैं, जबकि इंटरनेट इस क्षेत्र में नया है। दृश्य माध्यमों पर समाचार, कार्टून, फिल्म, खेल, साक्षात्कार, नाटक आदि कार्यक्रम देखे जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, जनसंचार माध्यमों की भाषा पर प्रकाश डालिए। उत्तर, जो भाषा हम जनसंचार के माध्यमों में प्रयोग करते हैं वे हमारी रोज़मर्रा के प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा से अलग होती है। जनसंचार के माध्यमों में प्रयोग करते समय भाषा के कई पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। इसके अलावा अलग अलग जनसंचार के माध्यमों की भाषा भी अलग अलग होती है, जो माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है। मुद्रित माध्यमों की भाषा। मुद्रित माध्यम अर्थात समाचार पत्र या पत्रिकाएं, ये आम जनता के लिए मुद्रित किए जाते हैं। इनकी भाषा सरल और सामान्य होनी चाहिए। यदि इनकी भाषा आम लोग ना समझ पाएँ तो इन्हें ना कोई ख़रीदेगा और ना ही पढ़ेगा। इसमें पाठकों की रुचि के हिसाब से सामग्री रखी जाती है।
श्रव्य माध्यम। रेडियो सबसे बड़ा जनसंचार का श्रव्य माध्यम है। इसे समाचार और संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें बोलने वाले की केवल आवाज़ सुनने वाले तक पहुँच इसमें बोलने वाले की केवल आवाज़ ही सुनने वाले तक पहुँच पाती है। इसलिए भाषा का ऐसा होना ज़रूरी है जो सुनकर आसानी से समझा जा सके। दृश्य माध्यम। दृश्य माध्यमों जैसे टीवी या इंटरनेट में समाचार या कार्यक्रम के साथ दृश्य भी दिखाई देता है। इसलिए रेडियो की तरह चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। इन माध्यमों में भाषा बोलचाल के अनुरूप होनी चाहिए। दृश्य के साथ भाषा का पूरा तालमेल होना चाहिए। भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए।